हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं संदीप सर आपका फिजिक्स मस्ती वाला चैनल पे स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, क्लास 9 चैप्टर का, जो कि आपने पढ़ रखा था ऑलरेडी, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। आज हम डिस्कस करेंगे एनएलएम, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जो कि ऑलरेडी आपको कुछ आइडिया होगा, शायद हो सकता है आपने पढ़ा भी हो, लेकिन आज हम उसको डिस्कस करेंगे और ये भी आपको बताएंगे कि इस न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ने कैसे दुनिया को बदल दिया। ठीक है, बहुत सारी चीजें थी। पहले जैसे आप देखेंगे, सबसे पहले कुछ घटनाएं आज देखेंगे आप कार्स में, जैसे स्पेशली कार जो होते हैं उसमें जो होते हैं एयर बैग दिए होते हैं, सीट बेल्ट लगे होते हैं, या जैसे आप कहीं जाते हैं लगेज उसके ऊपर जो होता है रस्सियों से बांधे रहते हैं, लगेज को टाइट कर दिया जाता है। और उसके साथ कई सारी चीजें हैं, जब भी कोई प्लेयर जो होता है कैच करता है बॉल को, अपने हाथ को पीछे तरफ खींचता है। उसके अलावा मान लीजिए जो कार है, बाइक है, उसमें सब में सॉकर लगे होते हैं। ये सब चीजें जो थी पहले पता न होने की वजह से बहुत ज्यादा लॉस होता था, बहुत ज्यादा दिक्कतें होती थी, इंजरी होती थी। लेकिन जैसे न्यूटन्स लॉज के बारे में न्यूटन साहब ने बताया, बहुत सारी चीजें सॉर्ट आउट हो गई। ठीक है, तो जल्दी नहीं करते हैं, पेन पेपर कॉपी लेकर रेडी हो जाइए। आज हम लोग न्यू हेडिंग डालेंगे, दैट इज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। इसको आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को प्यारे बच्चे शॉर्ट में एनएलएम बोलते हैं, एनएलएम, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन्स गिवन 3 लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन साहब ने 3 लॉज ऑफ मोशन दिए थे। एक जो लॉ था उसे लॉ ऑफ इनर्शिया या फर्स्ट लॉ बोलते हैं न्यूटन्स का। दूसरा लॉ होता है सेकंड लॉ, लॉ ऑफ मोमेंटम। थर्ड लॉ जो बोलते हैं लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। तो न्यूटन जो से पहले इस कहानी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले एक दार्शनिक थे अरस्तु, अरिस्टोटल जिसे बोलते हैं। अरस्तु जो थे ना वो दार्शनिक थे। उन्होंने बोला कि भाई जो फोर्स होता है ना किसी बॉडी को मोशन में बनाए रखने के लिए चाहिए। तो बाद में ये चीज जो होती है अरिस्टोटल, एज पर अरिस्टोटल, पूरी कहानी जरा सुनिए। अरस्तु ने बताया कि फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप द बॉडी इन मोशन स्टेट। लेकिन ये बात थोड़ा सा गलत हुआ कि उसके बाद गैलीली उसके बाद एक बहुत महान साइंटिस्ट, उनको पता था कि भाई उन्होंने बताया कि नहीं अरस्तु ने जो बोला ये चीज क्या सही है क्या। तो उन्होंने बोला कि अगर हम फ्रिक्शन को जीरो कर दें तो फोर्स, जैसे मान लीजिए आप देखेंगे कहीं बहुत प्लेन सरफेस हो, बहुत पॉलिश सरफेस हो, स्मूथ, जैसे आपके घर का फर्श होता है वो बिल्कुल मार्बल्स वाले फर्श, एकदम चिकने फर्श होते हैं, तो वहां पे अगर आप देखेंगे तो आप एक कार्नर से स्लाइड करें दूसरे कार्नर पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि वहां फ्रिक्शन जो होता है बहुत मिनिमम होता है, न के बराबर होता है। तो उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया अगर फ्रिक्शन जीरो है तो फोर्स जो होता है ना उसके स्टेट को चेंज करने के लिए रिक्वायर्ड होगा। मतलब अगर बॉडी रेस्ट में मोशन में लाने के लिए, अगर मोशन में है तो रेस्ट में लाने के लिए। उसके अलावा फोर्स जो होता है किसी बॉडी को मोशन में रखने के लिए रिक्वायर्ड नहीं होता। फोर्स जो होता है फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो गैलीलियो ने जो अपना लॉ ऑफ इनर्शिया दिया है, गैलीलियो गैलीली ने, तो ये जो था ये चीजें सारी जो कंक्लूजन थे ये न्यूटन साहब को बहुत हेल्प किए कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बनाने में। तो उन्होंने सीधे बताया 3 लॉज दिया। फर्स्ट लॉ में उन्होंने बोला इफ अ बॉडी बी इन अ रेस्ट स्टेट आर यूनिफॉर्म मोशन स्टेट इट्स पोजीशन रिमेन सेम अंटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। बिल्कुल क्लियर कर दिया। एन एक्सटर्नल फोर्स माने अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स वो होता है जिसका नेट मैग्नीट्यूड 0 नहीं होता। तो न्यूटन ने, जो अरस्तु ने और गैलीलियो के द्वारा ये दोनों जो स्टेटमेंट दिए, इन्होंने कहा कि भाई बॉडी को मोशन में रखने के लिए फोर्स क्या होता है, फोर्स इज रिक्वायर्ड। ठीक है, फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप द बॉडी इन मोशन स्टेट। ध्यान रखिएगा, फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप द बॉडी इन मोशन। इन्होंने कहा कि नहीं, टू ओवरकम ऑन फ्रिक्शन। दोनों में एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था कि अरस्तु ने कहा कि बॉडी को मोशन में रखने के लिए फोर्स की जरूरत पड़ती है, और जबकि गैलीलियो ने कहा फ्रिक्शन को कम करने के लिए, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है जितने भी सर्फेसेस होते हैं रिलेटिव मोशन की वजह से एक फ्रिक्शन जनरेट करते हैं जो डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। इसलिए फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं, मिस्टर उल्टा फोर्स, मतलब द फोर्स विच एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो इन दोनों की स्टेटमेंट से गैलीलियो को एक तो कंक्लूजन मिल गया। गैलीलियो ने अरस्तु की जो बातें थी उसको थोड़ा सा रेक्टिफाई किया। फिर न्यूटन साहब आए जो जीनियस साइंटिस्ट, उन्होंने देखा कि अच्छा ये बात है। इन्होंने क्या किया, इन दोनों के लॉ को मिक्स कर दिया, कंबाइन करके अपना लॉ दिया, जिसमें न्यूटन ने मोशन से रिलेटेड 3 लॉज दिए थे।
फर्स्ट लॉ को बोला जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया, जिसे न्यूटन का फर्स्ट लॉ को, न्यूटन फर्स्ट लॉ इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन जो सेकंड लॉ है, F बराबर ma, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, वही है न्यूटन का सेकंड लॉ, वो मैथमेटिकल फॉर्म होता है, उसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ मोमेंटम। और थर्ड जो होता है एक्शन रिएक्शन, टू एवरी एक्शन देयर विल बी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, वो जो होता है उसे बोलते हैं लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये तो एक कहानी थी इसके पीछे। अब हम लोग आपका टाइम जाया न करते हुए अब आपको बताते हैं, नोट कर लीजिएगा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। फर्स्ट पॉइंट, न्यूटन फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इसके हिसाब से आप लिखेंगे, नोट कर ले मेरे बच्चों, ये हेडिंग होंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसमें लिखिएगा अकॉर्डिंग टू, मैंने अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ बॉडी बी एट रेस्ट स्टेट or of uniform motion state, its position remains same until an external force is applied on it. External force is applied on it. Applied on. इसी ध्यान रखिएगा भैया। According to this law, if a body be at rest state or of uniform motion state, क्योंकि स्टेट दो होते हैं, एक तो रेस्ट हो सकता है या यूनिफॉर्म मोशन स्टेट हो सकता है। According to this law, if a body at rest state or of uniform motion state, its position remains same until and unless an external force is applied on it. This is very important. कि भाई उन्होंने बताया कि बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहे, क्योंकि अगर फ्रिक्शन को जीरो कर दे तब की बात हो रही है। फ्रिक्शन जीरो कर दोगे तो उस केस में अगर बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में ही बना रहेगा जब तक कि बाहर से कोई अनबैलेंस फोर्स न लगा कि उसको मोशन में लाओ। अगर वो मोशन में है तो उसको रोकने के लिए अगर फ्रिक्शन जीरो है तो उस केस में आपको रोकने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा। इसका लाइव एग्जांपल ले लीजिए, इससे कार आपने मान लीजिए बहुत स्मूथ बिल्कुल वेल पॉलिश्ड रोड पे जा रही है, तो कार जब जाती है तो उसको रोकने के लिए ब्रेक लगाना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके रुकेगी। और बॉडी अगर रेस्ट में, जैसे देखेंगे कोई फर्श ले लीजिए बहुत स्मूथ हो, बिल्कुल प्लेन सब हो, उसमें कंचा ले लीजिए जिसे हम कहते हैं मार्बल्स, उसको आप धीरे से रोल करा दीजिए, देखेंगे एक कार्नर से धीरे धीरे रुकते हुए सीधे तक पहुंच जाता है। आप लोग मस्ती भी करते होंगे, कभी कभी आप घर में एंटर करते हैं, आपका वेल फर्निश्ड फ्लोर है तो आप क्या करते हैं, एक तरफ से स्लाइड करते हुए पहुंच जाते हैं दूसरे स्लाइड इसमें ना। बच्चा जब स्कूल से आता है, मान लीजिए गर्मी में पानी, इसलिए मौसम गर्मियों को होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक डोर से एंटर मार के स्लाइड मारते हैं, दूसरे तक पहुंच जाते हैं, तो वहां से फ्रिज से पानी निकाले फिर सीधे सोफे के पास पहुंचे। तो ये क्या था, वहां पे फ्रिक्शन बेटा बहुत कम था। इससे ये पता चलता है कि जब किसी बॉडी की पोजीशन में चेंज करने के लिए हमें जो फोर्स रिक्वायर्ड होगा ना, वो फोर्स ही चाहिए जब फ्रिक्शन जीरो होता है। इसको, ये जो लॉ था न्यूटन का फर्स्ट लॉ, ये लॉ ऑफ इनर्शिया, मतलब कि गैलीलियो के इनर्शिया लॉ से मैच करता था, सेम लगता था, इसलिए न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया, दिस इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। याद रखिएगा, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। इसको प्यारे बच्चे अच्छे से नोट कर लें। ओके प्यारे बच्चों, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें हमें ये देखना होगा कि जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है उसे लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। इसका एग्जांपल अगर आप पूछेंगे तो एक चीज होता है, देखिए कार्स में अच्छी अच्छी जो सेडान गाड़ियां होती है उसमें देखेंगे सीट बेल्ट और वो एयर बैग्स दिए होते हैं। ये उसी वजह से इनर्शिया बेस्ड, इनर्शिया मोशन, इनर्शिया डायरेक्शन की वजह से हमारी रक्षा करने के लिए होती है, हमें सेफ करने के लिए होती है। अचानक मान लीजिए कार जा रही है, अचानक लड़ी कहीं मान लीजिए कार रुक जाएगी, आपकी स्पीड होगा, बाहर चले जाओगे, आपको माथे में लग जाएगा, आपको घाव लग सकता है, बहुत ज्यादा इंजरी हो सकती है, मेजर इंजरी हो सकती है। तो वो चीज दिखाने के लिए जो होता है ये फर्स्ट लॉ में होता है, मतलब न्यूटन फर्स्ट लॉ इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब सेकंड लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन।
देखो भाई, इसके बारे में एक सिंपल हमारा राय है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो होता है ना, ध्यान रखिएगा, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये बताता है F बराबर m, जो फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन पढ़ा है, यही है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। बट इसका ये तो हमने मैथमेटिकल फॉर्मूला पढ़ा, अब इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट क्या था ये जरा समझिए। F बराबर m को ही न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन करते हैं, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, लेकिन इसका जो प्रूविंग था वो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में था। इसके अकॉर्डिंग ये बताया गया, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। यहां पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट ऑफ, इसी में कंटिन्यू लिखें, द रेट ऑफ चेंज ऑफ linear momentum is directly proportional to applied external ओके डियर स्टूडेंट, सॉरी फॉर डिस्ट्रप्शन, अचानक एक फोन आ गया, मैंने रखा तो ध्यान नहीं आया। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा भाई, इस पे हो सकता है तो चौक की क्वालिटी सही नहीं हुई, अब आजकल चौक मिल भी नहीं रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स एंड दिस चेंज इज टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। इन्होंने बताया कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। आप लिख सकते हो दैट इज एफ, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन करते हैं, ऐसे बनाते हैं, ठीक है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी माने रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम पी होता है, डेल्टा लग गया तो चेंज, डेल्टा जो होता है चेंज को शो करता है, डेल्टा DELTA डेल्टा, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी बने हुआ था। जब किसी क्वांटिटी को आप टाइम से डिवाइड कर देते हो ना तो उसे बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बोलते हो, ऐसे डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो न्यूटन का जो सेकंड लॉ था यही, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। चेंज माने दो टाइम में डिफरेंस, मोमेंटम में डिफरेंस, डेल्टा लग गया मतलब दो क्वांटिटी के बीच स्मॉल डिफरेंस को शो करता है, ध्यान रखिएगा। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स एंड दिस चेंज टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। इस लाइन को मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि आप जाने के खड़ी में बहुत ज्यादा एक्सेस लिखने की जरूरत नहीं, जो टू द पॉइंट है वही लिखना है। एंड दिस चेंज टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, मतलब मोमेंटम उसी डायरेक्शन में, मोमेंटम का चेंज उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाएंगे। इसलिए हम जो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, दिस इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ मोमेंटम, दिस इज आल्सो कॉल्ड लॉज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। इसी याद रखिएगा, न्यूटन के सेकंड लॉ को हम लॉज ऑफ मोमेंटम के नाम से भी जानते हैं प्यारे बच्चों, ये चीज ध्यान रखें, ठीक है। इसको आप अच्छे से नोट कर लें। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ टू एवरी एक्शन देयर विल बी एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। दिस लॉ इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, ठीक है ना। ये देख लीजिए, न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ टू एवरी एक्शन देयर विल बी एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। According to this law, to every action there will be an equal and opposite reaction. This law is also called law of action reaction. देखो ये लॉ जो होता है ना, समझने के लिए बहुत बड़ी बात है, बट इसको ऐसा लगता है बच्चा रह जाता है, तो एवरी एक्शन इसको समझने का तरीका है। पहले तो ध्यान रखिएगा, एक्शन और रिएक्शन जो फोर्सेस होते हैं वो सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं, उनके डायरेक्शन अपोजिट होते हैं एंड दे ऑलवेज एक्ट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट। एक्शन रिएक्शन फोर्सेस मस्ट ऑलवेज एक्ट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इसको समझने का तरीका ये है, पहले जैसे हमारी दो बॉडी है, अगर ये फोर्स इस पे इधर लगा रहा है एफ माने 10 न्यूटन, ये वाला भी इस पे इधर लगाएगा कितना 10 न्यूटन। ये चीज समझिए, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस मस्ट एक्ट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ये चीज नोट कर लीजिएगा, मैं बता नहीं रहा हूं, इसको नोट करके आप लोग लिखिएगा। थोड़ा सा वॉइस में भी आया करिए क्योंकि हर एक चीज लिखना पॉसिबल नहीं होता, सुन के भी उसको दिमाग में रखिए, उसको नोट बना लिया करिए आप लोग कि एक्शन रिएक्शन फोर्सेस मस्ट ऑलवेज एक्ट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स
इन अपोजिट डायरेक्शन एंड दे हैव सेम वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड। मतलब अगर इस पे 10 न्यूटन का लगेगा, इस पे भी लगेगा, ठीक है। तो एक्शन रिएक्शन फोर्सेज मस्ट ऑलवेज एक्ट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक बार और रिपीट कर रहा हूं, एक्शन रिएक्शन फोर्सेज मस्ट एक्ट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, इन द अपोजिट डायरेक्शन हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, ओके, एंड परपेंडिकुलर डायरेक्शन ले सकते हो, एक दूसरे कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाते हैं, एक्ट करते हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों, इसको आप अच्छे से नोट कर लें, ठीक है। अब आपको कुछ चीजें ऐसे बताऊंगा जो आपको डेली लाइफ में, जैसे मान लिया आप चलते हो, आप जब वॉक करते हो तो वहां पे न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन करता है। रॉकेट को जब भी लॉन्च किया जाता है, रॉकेट प्रपोल्जन होता है, आप देखते होंगे, तो फ्यूल जितने ज्यादा जलता है उतनी ही तेजी से एक्शन लगता है नीचे, वो धरती को क्या करता है, एयर को कंप्रेस करता है नीचे की तरफ, और उसका जो रिएक्शन होता है फॉरवर्ड लगता है। या बोट है, कहीं मान लीजिए बोट है, बोट माने नाव होता है, उसको आप क्रॉस करके मान लीजिए आप ग्राउंड लेवल पे जाना चाहते हो तो आप पुश करते हो पीछे से, उसका रिएक्शन से आप आगे बढ़ते हो। तो मतलब सीधा सीधा कहना है कि एक्शन रिएक्शन हर जगह होता है, हमारे वॉकिंग में होता है, हम कोई चीज जैसे कोई एक जगह दूसरी जगह जंप आउट करते हैं तो उसके लिए भी एक्शन रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल होता है। रॉकेट प्रपोल्जन में रॉकेट को जब मूव आउट कराने के लिए वहां पे भी जो लगता है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। सेकेंड जो पॉइंट होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेकंड जो पॉइंट है आपका वो है कि जैसे क्रिकेट प्लेयर जो होता है जब कैच करना चाहता है तो अपने हाथों को नीचे की तरफ बैक खींचता है। उसके पीछे रीजन है प्यारे बच्चों की जो फोर्स होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी होता है। अगर टाइम बढ़ाएगा नहीं तो उसके अचानक क्या होगा, बॉल आएगा सीधे सीधे, तो फोर्स की वैल्यू ज्यादा लगेगी, तो आपके हाथों में इंजरी होने के चांसेस होते हैं। या आप कहीं सीमेंटेड फर्श पे जंप मारिए तो वहां पे आपके इंजर होने के चांस मैक्सिमम होता है। इसीलिए जितने भी कार होते हैं, स्कूटर, बाइक्स, एक्टिवा जितने होते हैं, सब में सॉकर लगे होते हैं जो जर्क को कम करता है, जो इससे कि आपको कंफर्टेबल मिले, कंफर्टेबिलिटी बनी रहे, ठीक है ना। दी जाती है ऐसे, मान लीजिए आप जंप कर रहे सीमेंटेड फर्श पे, उसके पीछे आप सैंड पे कभी जंप मारिए तो वहां पे आसान होगा, आपको चोट नहीं लगेगी। लेकिन सीमेंटेड फर्श पे, क्योंकि वहां पे क्या होता है, सीमेंटेड फर्श पे टाइम ड्यूरेशन जो होता है, रिएक्शन टाइम ड्यूरेशन वो कम हो जाता है, टाइम कम लगता है, इसलिए फोर्स की वैल्यू ज्यादा हो जाती है, ठीक है ना। ये सब डेली लाइफ बेस्ड एग्जांपल्स हैं जिसके हिसाब से बहुत सारी चीजें पूरे जीवन में वर्ल्ड वाइड चीजों को कंट्रोल किया गया, चीजों को रेक्टिफाइड किया गया, कि जिससे ज्यादा पहले क्या होता पता नहीं होता था, न्यूटन का लॉज ऑफ मोशन क्या है, उसके बिहार पे बहुत सारी दिक्कतें आ जाती थी। जैसे पहले क्या था, विदाउट चार्टर वाले व्हीकल्स बनाए जाते हैं जो कि बहुत जल के देते थे, उसकी वजह से बोन्स में प्रॉब्लम आ जाती थी, लोग ज्यादा इंजरी होती थी, ठीक है। लेकिन ये सब चीजें धीरे धीरे इंप्रूव कर गई। जंपिंग वाले जितने भी जिम्नास्टिक्स होते थे, ओलंपिक में जो भाग लेते हैं जितने प्लेयर्स होते थे, उनकी इंजरी हो जाती थी, उनका लाइफ जो था, उनका कैरियर ही 1 साल का होता, तो कोई जल्दी पार्टिसिपेट नहीं करता। आप देखो सब बड़े चल के भाग लेते, क्योंकि साइंस सेकंड लॉ का ही एप्लीकेबल है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लेयर जिसको पता नहीं होता, बॉल आ रहा था, जिस हाथ लगा दिया, पता चला उंगली टूट गई, उनका कैरियर वहीं खत्म। तो ये सब चीजें जो थे पूरे वर्ल्ड को चेंज कर दिए। मतलब न्यूटन साहब ने इनडायरेक्टली ये बता दिया हाउ टू प्ले गेम, हाउ टू मेक अ व्हीकल, बहुत सारी चीजें, ठीक है। तब तक लिए प्यारे बच्चों, स्टे हैप्पी, थैंक यू।